हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेटा, आज हम बात करेंगे सिलेक्टेबल मार्कर्स की कि सिलेक्टेबल मार्कर्स की हेल्प से आप कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे पर्टिकुलर बैक्टीरिया या होस्ट में गया या फिर नहीं गया। सो बेटा, जैसे कि आप सभी को पता है, हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी हमारे उसके प्रोसेसेस क्या होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि वेक्टर क्या होता है या प्लाज्मिड क्या होता है, उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं। देन कुछ टेक्निक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे बायोटेक्नोलॉजी में हेल्प करती है, पीसीआर आपकी कैसे बायोटेक्नोलॉजी में हेल्प करती है, उन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप पर्टिकुलर जो आपने आरडीएनए बनाया वो उस बैक्टीरिया या होस्ट के अंदर गया या नहीं गया। भाई ये भी तो जानना जरूरी है ना। अब ऐसा नहीं है आपने आरडीएनए डाल दिया उसके बाद काम खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं है। हमें उसको आइडेंटिफाई भी करना है कि भाई वो आरडीएनए उस बैक्टीरिया के अंदर गया या नहीं गया। तो हम सिलेक्टेबल मार्कर्स की हेल्प से जो है हम वो देखते हैं कि हमारा जो डिजायर डीएनए हमने डाला वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, जब मैंने वेक्टर्स के बारे में बताया था कि वेक्टर्स हमारे क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगी, आप वहां जाके जो है वो देख सकते हैं कि वेक्टर्स हमारे क्या होते हैं। या प्लेलिस्ट है बायोटेक्नोलॉजी की, अगर आपने नहीं देखे तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। जब मैंने वेक्टर्स के बारे में बताया था या प्लाज्मिड के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे सिलेक्टेबल मार्कर दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, दूसरे होते हैं हमारे एंजाइम प्रोड्यूसिंग। हम उन दोनों तरीकों से देखेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वहां पे सिर्फ मैंने नाम बताए थे, आज हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा तरीका है दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, अगेन बायो सो सिंपल, जस्ट वर्ड को हम समझेंगे। एंटीबायोटिक यानी कि कोई ना कोई एंटीबायोटिक एंटीबॉडी इसके अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, एम्पिसिलिन हो सकती है, टेट्रासाइक्लिन हो सकती है, कोई भी एंटीबॉडी इसके अंदर प्रेजेंट होगी जिसमें प्लाज्मिड की हम बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस यानी कि वो उसमें रेजिस्ट कर सकता है, वो उसमें ग्रो कर सकता है। अगर वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक है कल्चर में तो वो उस कल्चर में ग्रो कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सपोज हमने जो आरडीएनए बनाया, हमने जो आरडीएनए की प्रोडक्शन कराई, ठीक है, आरडीएनए की प्रोडक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डिजायर्ड डीएनए होगा जो हमें चाहिए। इस जिस वेक्टर में हमने ये कराई, भाई जिस भी वेक्टर में आप इंसर्ट करा रहे हो अपने डिजायर्ड डीएनए को, उसके पास क्या है, यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। उसके पास क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। अब आपको ये चीज पता होती है, जब आप कोई भी वेक्टर या प्लाज्मिड ले रहे हो और उसमें अपने डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करा रहे हो, डिजायर्ड जीन को, तो आपको ये पता है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो आपको ये पता है कि भाई मैंने जिसमें अपना डिजायर्ड डीएनए डाला है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है। अब इस वेक्टर को और प्लाज्मिड को मैंने क्या करा, ई कोलाई के अंदर डाल दिया। इसको मैंने क्या करा, ई कोलाई के अंदर डाल दिया। अब जो भी हमारे नेक्स्ट ई कोलाई बनने चाहिए उनके अंदर क्या होना चाहिए, सपोज ये आपकी ई कोलाई है, इसके अंदर आपका जो रिकॉम्बिनेंट बना वो आ, ठीक है, उसके अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट आ गया, वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि सारे ई कोलाई के अंदर गया या नहीं गया। तो हम क्या करते हैं, हम इनको कल्चर कराते हैं। हमारी इस तरीके से पूरी एक पेट्री डिश होती है, ठीक है, पेट्री डिश होती है जिसके अंदर हम कल्चर कराते हैं बैक्टीरिया को। कल्चर कराने का मतलब है कि ग्रो कराते हैं। अब ग्रो कराएंगे तो उनको क्या देना पड़ेगा, हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे। सब कुछ जो भी उन्हें रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, वो सारे न्यूट्रिएंट्स हम इस पेट्री डिश में डालते हैं। साथ में हम डाल देते हैं एम्पिसिलिन। साथ में हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे एम्पिसिलिन डाल दिया, क्योंकि हमें ये पता था कि जो ई कोलाई हमें चाहिए वो कैसी होगी, हमारी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होगी, वो इस मीडियम में ग्रो कर जाएगी, सर्वाइव कर जाएगी। ठीक है, तो सपोज इसके अंदर जो हमारी ई कोलाई ग्रो करी, कुछ ई कोलाई तो हमारी सर्वाइव कर गई क्योंकि उसके अंदर क्या थे, हमारा डिजायर्ड जो भी हमने आरडीएनए बनाया था वो था। लेकिन कुछ ई कोलाई हमारी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो डेथ हो जाएगी उसके, नॉट एबल टू सर्वाइव। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमारा डिजायर्ड जो जीन है जो हमने डाला था वो नहीं गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स कि भाई अब आपको पता है कि वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, इसलिए तो आपने जो कल्चर में न्यूट्रिएंट्स डाले उसके साथ आपने एम्पिसिलिन डाल दिया। तो ये वाली और ये वाली, ये तीनों क्या कर जाएंगी, सर्वाइव कर जाएंगी, क्योंकि इनके अंदर आपका जो हमने वेक्टर डाला था वो इंसर्ट हो गया है प्रॉपर्ली, वो ग्रो कर रहा है। लेकिन ये वाली जो है, ये दोनों सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके अंदर हमारा डिजायर्ड डीएनए जो है वो इंसर्ट
नहीं हुआ। सो एम्पिसिलिन मीडियम पे कौन सर्वाइव कर पाएगा? ये तीनों जो है वो हमारी सर्वाइव कर पाएंगे, यानी कि ये तीनों क्या है, जो हमारी रिकॉम्बिनेंट्स है। तो जो रिकॉम्बिनेंट्स है, रिकॉम्बिनेंट्स आर एबल टू सर्वाइव बिकॉज दे आर रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन। ठीक है, वो हमारे एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंट थे, इसीलिए हमने वो मीडियम में एम्पिसिलिन ही डाला, हमने टेट्रासाइक्लिन नहीं डाला या कोई और एंटीबायोटिक हमने नहीं डाली, क्योंकि हमें ये पता है कि हमने जो जीन इंसर्ट कराया है उसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, उस वेक्टर या प्लाज्मिड के अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वो नहीं है। तो इसलिए हमने जब ग्रो कराया चेक करने के लिए कि हमारे रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बना, तो हमने उसको एम्पिसिलिन मीडियम पे जो है वो ग्रो कराया। सो इस तरीके से आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की हेल्प से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका रिकॉम्बिनेंट बना या फिर नहीं बना। दूसरा जो आपका तरीका है दैट इज एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन, जिसको आप ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग भी बोलते हो। सो दूसरा जो हमारा तरीका है, दूसरा जो आप सिलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हो वो है बेटा एंजाइम। सो बेटा एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन या ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, इंसर्शन, इनएक्टिवेशन, ये एक ही टेक्निक के नाम है, एक ही सिलेक्टेबल मार्कर के नाम है, क्योंकि इन ये तीनों चीजों में रिजल्ट करता है। एंजाइम जो हम वेक्टर ले रहे हैं, जो हम प्लाज्मिड ले रहे हैं, अगर उसमें इंसर्शन नहीं हुई तो वो एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा, और उसी एंजाइम से दो तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। अगर इंसर्शन हो गई तो व्हाइट बनेगा, नहीं हुई तो ब्लू बनेगा। और अगर इंसर्ट हो गया और उसकी वजह से वो पर्टिकुलर जीन नहीं बन पा रहा तो इंसर्शन एक्टिवेशन। अभी जब ये खत्म होगा तो आपको इन तीनों नामों के मतलब समझ आ जाएंगे कि ये तीन नाम एक ही चीज को क्यों दिए गए। सो पहले हम सबसे पहले प्लाज्मिड के बारे में देख लेते हैं कि जो हम प्लाज्मिड इसमें लेने वाले, जो वेक्टर लेने वाले हैं, वो क्या करता है। सो बेटा जो हम नॉर्मल हमारा जो वेक्टर होता है, ठीक है, उसमें हमारे एक साइट होती है जो कि लेग जेड जीन को बनाती है। ये वाली जो साइट है, सपोज ये आपके लेग जेड जीन को बनाती है। ठीक है, ये क्या कर रही है, आपके लेग जेड जीन को बना रही है। और अगर आपका लेग जेड जीन बनता है तो उसकी वजह से आपकी फॉर्मेशन होती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज की। अगर आपके इस प्लाज्मिड में कोई भी चेंज नहीं किया गया, कोई भी इंसर्शन इसमें नहीं किया गया, तो लेग जेड आपका बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि क्या है, हमारा एंजाइम है। सो एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन, एक नाम क्लियर हुआ कि जो हमारा प्लाज्मिड है उसके अंदर क्या होती है, हमारी एंजाइम प्रोड्यूसिंग साइट होती है, इसलिए हमने क्या नाम दिया, एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन। कि ये जो जीन है ये क्या है, हमारा एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। और कौन से एंजाइम को करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। अब ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, अगर इसको एक्स गैल मीडियम पे, एक्स गैल क्या है आपका, एक्स गैलेक्टोज, ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा लिख देती हूँ एक्स गैलेक्टोज, लेकिन जब आप स्टडी करोगे तो काफी जगह पे एक्स गैल लिखा होगा, ये हमारा व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, अब अगर आपके बीटा गैलेक्टोसाइडेज की प्रोडक्शन हुई है तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, इस गैलेक्टोज को खा जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो एंड रिजल्ट आएगा मीडियम में वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो आपका ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट है तो। ठीक है, तो क्या हुआ, लेग जेड जीन जो साइट थी उसने बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाया। उस बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वो जो पर्टिकुलर हमने बैक्टीरिया जिसमें भी ये लेग जेड जीन वाला प्लाज्मिड प्रेजेंट है, उस बैक्टीरिया को हमने एक मीडियम पे ग्रो कराया जिसके अंदर क्या था, हमारा एक्स गैलेक्टोज प्रेजेंट था। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस गैलेक्टोज को कंज्यूम कर लेगा, जो कि व्हाइट इन कलर है। तो एंड जो हमें रिजल्ट मिलेगा बैक्टीरिया की वजह से, वो क्या मिलेगा, हमें ब्लू कलर का मिलेगा। वो जो एक्स गैलेक्टोज हमने व्हाइट मीडियम रखा था वो कंप्लीटली ब्लू हो जाएगा। अभी जब पूरा हो जाएगा तो मैं आपको एक पेट्री डिश दिखाऊंगी जिसमें ब्लू और व्हाइट कलर की कॉलोनीज दिखाई देंगी। वो इसी वजह से क्योंकि उसमें कुछ रिकॉम्बिनेंट होंगे, कुछ नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होंगे। ठीक है, तो अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज हमारा प्रेजेंट है एक्टिव फॉर्म में तो व्हाइट से क्या आएगा, रिजल्ट ब्लू आएगा। सो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग क्यों बोला जाता है, कि अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट है, भाई ये क्या है, ये एक नॉन रिकॉम्बिनेंट ही तो है, इसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए, ये नेचुरल प्लाज्मिड है। अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, तो हमारी कैसी कॉलोनीज आएंगी, बैक्टीरिया की ब्लू कॉलोनीज आएंगी। अगर रिकॉम्बिनेशन हुई, हमने कुछ छेड़ाछाड़ी की, तो उसकी वजह से कलर क्या रह जाएगा, व्हाइट रह जाएगा। अब वो छेड़ाछाड़ी हम क्या करते हैं कि ये जो लेग जेड जीन है, ये जो लेग जेड जीन है, इसको यहाँ से क्या करते हैं, हम कट कर देते हैं। इस लेग जेड जीन को हम कट कर देंगे तो जो हम डीएनए बनाते हैं, जब हमें कोई भी डिजायर डीएनए ऐड कराना होता है, जब हमें कोई भी डिजायर
तो जब हमें कोई भी डिजायर डीएनए ऐड कराना है तो हम क्या करेंगे, ये जो लेग वाली साइट थी इस पे हमने अपना इंसर्शनल डीएनए, अपना जो डिजायर डीएनए हमें ऐड कराना था, तो इसमें हमने क्या किया, अपना जो हमें डिजायर डीएनए ऐड कराना था वो डिजायर डीएनए हमने ऐड करा दिया लेग जीन वाली साइट पे। सो अब जब आपने लेग जीन वाली साइट को ही बीच में से कट कर दिया, ठीक है, सपोज ये इतना बड़ा हमने डिजायर डीएनए नहीं ऐड किया है, ये यहाँ तक है, सो हमने क्या किया, लेग जीन वाली जो साइट थी उसको बीच में से कट कर दिया और उसमें अपना डिजायर डीएनए डाल दिया। अब जब जीन को कट कर दिया बीच में से, तो क्या वो बीटा ग्लाइकोसाइडेज बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो इस केस में क्या होगा, नो बीटा ग्लाइकोसाइडेज। अब नो बीटा ग्लाइकोसाइडेज है यानी कि बीटा ग्लाइकोसाइडेज की फॉर्मेशन नहीं हुई है, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है जो मैंने ऊपर लिखी हुई है? नहीं, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। सो एक्स गैलेक्टोज हमारा वाइट का वाइट ही रहेगा इस केस में। क्यों रहेगा वाइट का वाइट? क्योंकि हमने बीटा ग्लाइकोसाइडेज की फॉर्मेशन ही नहीं होने दी। जब बीटा ग्लाइकोसाइडेज की फॉर्मेशन नहीं हुई तो एक्स गैलेक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए जो हमारे बैक्टीरिया आएंगे वो कैसे आएंगे? वाइट आएंगे। सो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि रिकॉम्बिनेंट कौन है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? आप एक पेट्री डिश लो, वही एक पेट्री डिश ली, ठीक है, एक आपने क्या लिया, पेट्री डिश ली, उस पेट्री डिश में आपने बैक्टीरियाज डाले, तो सपोज कहीं पे आपको व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, कहीं पे आपको ब्लू कलर के, कहीं पे आपको व्हाइट कलर की कॉलोनीज दिखाई दे रही हैं और कहीं पे आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। तो जहां पे ब्लू कलर दिखाई दे रहा है उसका मतलब क्या है कि वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, उसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर हमारा डिजायर डीएनए ऐड नहीं हुआ। लेकिन जहां पे आपको व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है उसका मतलब क्या है कि आपका डीएनए जो है वो इंसर्ट हो चुका है, बीटा ग्लाइकोसाइडेज नहीं बना है, जिसकी वजह से आपको व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है। सो ये था बेटा आपका ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। कि ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो लास्ट में रिकॉम्बिनेंट है वो आपके व्हाइट आएंगे और नॉन रिकॉम्बिनेंट आपके ब्लू आएंगे। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हम लैगजेड जीन पे इंसर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से इनएक्टिव हो रहा है हमारा लैगजेड जीन और बीटा ग्लाइकोसाइडेज वो नहीं बना पा रहे, तो इसलिए इसको जो है वो ये 3 नाम दिए गए हैं। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग काफी कॉमन है बायोटेक्नोलॉजी में, काफी इस पे क्वेश्चन आ जाता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी कि ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग क्या है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या है, या एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन क्या है। ये तीनों के तीनों एक ही सिलेक्टेबल मार्कर के नाम है जो कि हमारे एंजाइम के बेसिस पे काम करता है, और वो एंजाइम कौन सा बेटा? आपका लेग जीन। आई होप आपको क्लियर हुआ है। सो अगर क्लियर हुआ है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।